हजारीबाग से मिल रही बड़ी खबर के साथ न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी की गई है, बदसलूकी की है। इरफान के समर्थक ने गुंडागर्दी की है। सवाल पूछने पर यह भड़क गए समर्थक। पौता गांव के जंगल में 3 शव मिले थे। मृतक से मिलने पहुंचे थे इरफान अंसारी। इसी दौरान जब पत्रकारों ने सवाल पूछे, न्यूज 18 के रिपोर्टर ने सवाल पूछे, तो इरफान अंसारी के समर्थक भड़क गए। न्यूज 18 के कैमरे पर यह कैद हुई तस्वीरें देखिए। 3 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, ये जो 3 शव मिले थे उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे इरफान अंसारी, और दूसरी तस्वीर में जब सवाल पूछा गया तो भड़क गए। तीसरी तस्वीर देखिए, न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी करते हुए इन तस्वीरों में कैद हुए हैं इरफान अंसारी के समर्थक बताए जा रहे हैं, जो रिपोर्टर के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। धमकी और ये धक्का मुक्की दोनों इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरों के जरिए देखिए। इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, लेकिन कैसे गुंडों को लेकर अपने साथ चलते हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। समर्थक कम, गुंडे ज्यादा, ये उनके जो समर्थक हैं उनकी पहचान बन गई है। सवाल पूछने पर रिपोर्टर को धक्का देते हैं, देख लेने की धमकी देते हैं। सब कुछ कैमरे में कैद है। इस समय तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 जो शव मिले उन पर जब सवाल पूछा गया तो जब जवाब नहीं बना तो हाथापाई पर आ गए। धक्का मार दिया रिपोर्टर को, धक्का मारकर साइड करने की कोशिश की। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब सवाल यह है कि इरफान अंसारी के साथ जो लोग मौजूद थे वो समर्थक थे इरफान अंसारी के, या गुंडे लेकर इरफान अंसारी लोगों से मिलने पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें क्या सवाल पूछने से रोक सकती हैं? क्या इरफान अंसारी के समर्थक सवाल पूछने से रोक सकते हैं? क्या इरफान अंसारी अपने साथ गुंडों की फौज लेकर चलते हैं? ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। कैसे सवालों को दबाने की कोशिश होती है, कैसे मजलूमों की आवाज को दबाने की कोशिश होती है। सवाल अगर तीखे लग जाएं तो गुंडाई कैसे की जाती है, उसकी वानगी है ये तस्वीरें। रिपोर्टर अगर सवाल पूछता है तो इरफान अंसारी के गुंडे धक्का मारते हैं, बदसलूकी करते हैं, कैमरा तोड़ने की धमकी देते हैं। तस्वीरें देखिए। इरफान अंसारी के समर्थक है ये। वही इरफान अंसारी जो झारखंड सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सूबे की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिसकी है, वो किस तरह से गुंडों को पाल रहे हैं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। स्क्रीन पर है इरफान अंसारी के गुंडे किस तरह से रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। धक्का मारकर उसको साइड करने की कोशिश की गई है। तस्वीरें बयां कर रही हैं झारखंड में कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल है। अगर सवाल पूछिएगा तो समर्थक नेताजी को खुश करने वाले उनके समर्थक कैसे गुंडाई करने लगते हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। हजारीबाग की ये तस्वीरें हैं। 3 शव मिले थे जंगल में और उनके परिजनों से मिलने इरफान अंसारी पहुंचे थे। इसी दौरान एक सवाल पूछा न्यूज 18 के रिपोर्टर ने और मंत्री जी तिलमिला गए। मंत्री जी के समर्थक जो थे वो गुंडाई पर आ गए और रिपोर्टर को धक्का मारने लगे। कैमरे को तोड़ने की कोशिश की गई, चैनल आईडी को छीनने की कोशिश की गई, माइक आईडी को तोड़ने की कोशिश की गई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सर, चतरा में हुए एयर विमान हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? को लेकर क्या चतरा वाला बात कर आप लोग बात करिए। आपका पत्रकार में से एक पत्रकार चोरी है सर, चोर हो इरफान सर सुनिए, आप मुद्दा को भटकाया जा रहा है। सर, चतरा में हुए ये इरफान अंसारी ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद वो तस्वीरें फिर से दिखाएंगे अपने दर्शकों को। सर, चतरा में हुए एयर विमान हादसे के बाद जो है सर कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? को लेकर क्या
सवाल मत करिए, चतरा वाला बात कर आप लोग। बात करिए, आपका पत्रकार में से एक को बंद कर दो, चोरी है सर, चोर हो। इरफान सर सुनिए, आप मुद्दा को भटकाया जा रहा है। झारखंड के इस समय व्यवस्था का हाल देख लीजिए। सवाल था चतरा में जो एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था उस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की गई। मामला चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ था, एयर एम्बुलेंस में एक पेशेंट को लेकर जाया जा रहा था, उस पूरे मामले में इरफान अंसारी की जवाबदेही बनती है। इरफान अंसारी से उसी जवाबदेही पर सवाल पूछा गया तो इरफान अंसारी कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन गुंडों की फौज पालने वाले इरफान अंसारी कैमरे पर चुप थे और गुंडे वहां पर जो समर्थक के तौर पर मौजूद थे वो लगातार रिपोर्टर से बदसलूकी करने लगे। अब सवाल बहुत सारे सवाल है, क्या पत्रकारों का सवाल पूछना गुनाह है और क्या मन मुताबिक सवाल पूछे जाएंगे। मंत्री ने मामले पर चुप्पी क्यों साध रखी थी, समर्थक आग बबूला क्यों थे, पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की है। तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर है लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है। चतरा हादसे पर सवाल पूछना क्या गुनाह हो गया, और अगर सवाल पूछ लिया तो मंत्री के साथ मौजूद समर्थक गुंडे बदतमीजी करेंगे, बदसलूकी करेंगे। समर्थकों को हाथापाई करने की इजाजत किसने दी। लोकतंत्र में चौथे स्तंभ पर हमला, कार्रवाई ये कब होगी। चतरा हादसे पर सवाल पूछा, मंत्री जी के समर्थक भड़क गए, मंत्री जी कुछ नहीं बोल पा रहे, समर्थक आग बबूला हो गए। समर्थकों ने रिपोर्टर के साथ, न्यूज़ 18 के रिपोर्टर के साथ हाथापाई की है, और अगर हाथापाई की गई है, तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, तो कार्रवाई कब तक होगी। ये तमाम वो सवाल हैं जो न्यूज़ 18 प्रमुखता से पूछ रहा है, जवाब देना पड़ेगा। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और ये सिर्फ समर्थक नहीं है, न्यूज़ 18 ये साफ कह रहा है कि ये गुंडे हैं। और ये तस्वीरें सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें, रिपोर्टर पर मुक्कों की बरसात कर दी गई है। इन तस्वीरों में सवाल पूछने पर रिपोर्टर को मुक्के मारे गए हैं। ये देखिए, जिसकी जितनी ताकत उसने उतनी ताकत के साथ मुक्के बरसाए रिपोर्टर पर, और गुनाह सिर्फ इतना है, चतरा मामले पर सवाल पूछ लिया रिपोर्टर ने। यह तस्वीर देखिए, बड़ी स्क्रीन पर तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर, यहां पर बीच में, भीड़ के बीच में रिपोर्टर फंसा हुआ है और मुक्के मारे जा रहे हैं। मुक्के कौन मार रहा है? इरफान अंसारी के समर्थक जो गुंडे हैं। हमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, ये इस तरह का व्यवहार कौन करता है? इस तरह का व्यवहार करते हैं गुंडे, और ये गुंडाई इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे हैं। रिपोर्टर ने सवाल पूछा, चतरा मामले पर यह सवाल था, जब जवाब नहीं बना तो किस तरह का व्यवहार किया जाता है रिपोर्टर के साथ। उसके मुक्के मारे जाते हैं, लातें मारी जाती है, माइक आईडी को तोड़ने की कोशिश की जाती है, कैमरे को तोड़ने की कोशिश की जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, परिवार को गाली दी जाती है, धक्का मारा जाता है। सब कुछ कैमरे पर है और अब तक कार्रवाई के नाम पर 0 सन्नाटा। सवाल बहुत सारे हैं, जवाब कब तक मिलेगा इस पर भी देखना होगा। खबर में आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग में न्यूज़ 18 के पत्रकार सुशांत सोनी की इरफान अंसारी के समर्थकों के इशारों पर पिटाई कर दी गई, जिस पर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा, हजारीबाग में सवाल पूछने पर नाराज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के इशारों पर उनके 1 दर्जन समर्थकों की ओर से न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के पत्रकार सुशांत सोनी के साथ मारपीट की गई, जो चिंताजनक सूचना है। लोकतंत्र में सवाल पूछना पत्रकारों का अधिकार है, लेकिन वंशवाद के सहारे राजनीति करने वाले इरफान अंसारी जैसे लोग खुद को लोकतंत्र से ऊपर समझने लगते हैं और जनता को तुच्छ मानते हैं। उनके द्वारा आए दिन आम पत्रकार, जनता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है। यह घटनाएं होती रहती हैं। हेमंत सोरेन जी, यदि आपके मंत्री को जनता के सवाल चुभ रहे हैं तो उन्हें सलाह दे दें कि राजनीति छोड़कर घर पर बैठ जाएं। पत्रकारों के साथ मारपीट को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हजारीबाग पुलिस से बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इरफान अंसारी के बदतमीजी का इलाज बेहद जरूरी है।
तत्काल इरफान अंसारी और उनके समर्थकों पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करें। साथ ही डीसी हजारीबाग के घायल पत्रकार के इलाज की समुचित व्यवस्था करने की अपील करें। और हजारीबाग में इरफान अंसारी और उनके समर्थकों की ओर से न्यूज 18 के रिपोर्टर के साथ की गई बदसलूकी पर बीजेपी भड़क गई और स्वास्थ्य मंत्री पर कड़े एक्शन की मांग की गई। सत्ता के नशे में लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये किसी के साथ भी दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब जो समाज का दर्पण है, समाज का आईना है, जो लोग जो देश और दुनिया को मीडिया के माध्यम से सारी खबरों को बतलाने का काम करते हैं, और ऐसे लोगों के साथ एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मंत्री जी और माननीय मंत्री जी के समर्थक जिस प्रकार से लोगों ने व्यवहार किया है, मारपीट करने का काम किया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसे उदंड लोगों के प्रति कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने का काम करना चाहिए। जो चतरा में जो एक्सीडेंट हुआ था जिस एयरप्लेन का, और जिसमें साथ जाने गई थी, उनको न्याय देने के लिए लोग बातें कर रहे हैं। आप गए हैं वहां पर, वहां जाना कोई उसमें गलत बात नहीं है, लेकिन प्रश्नों का जवाब ना देकर के अपने समर्थकों के माध्यम से जिस तरह से आपने मारपीट किया है, मुझे लगता है आउट ऑफ द माइंड है ये इरफान अंसारी जी। वो पूरी तरह से अपने दिमागी संतुलन खो चुके हैं और स्वास्थ्य विभाग उनसे संभल नहीं रहा है। उनको पहला अपना खुद का चिकित्सा कराना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने इरफान अंसारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के नशे में मंत्री का व्यवहार तानाशाही जैसा हो गया है। पत्रकारों पर हमले को उन्होंने लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही हेमंत सोरेन सरकार की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं प्रदीप कुमार वर्मा, जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं है बल्कि लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। उन्होंने इरफान अंसारी पर आरोप लगाया कि सत्ता के नशे में मंत्री का व्यवहार तानाशाह जैसा हो गया है। पत्रकारों पर हमले को उन्होंने लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। अब बड़ी खबर मिल रही है रामगढ़ से, जहां गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। सुतरी और शीश टांग में हाहाकार मचा हुआ है। सब्जी की खेती को नष्ट कर दिया गया है। सुतरी पैक्स का ग्रिल तोड़कर ये धान खा गए। हेसा पोड़ा के जंगल में हाथी मौजूद हैं। हाथियों के दो झुंड लोगों में खौफ का पर्याय बने हुए हैं। तो बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पर गोला वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात लगातार जारी। सुतरी और शीश टाण में हाहाकार मचा हुआ है। सब्जी की खेती को नष्ट किया गया। सुतरी पैक्स का ग्रिल तोड़कर धान खा लिया गया। हेसा पोड़ा के जंगल में हाथी मौजूद। हाथियों के दो झुंड लोगों में खौफ का पर्याय बने हुए हैं। खबर बोकारो से, जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने पारिवारिक रिश्तों को तार तार कर दिया। जमीन को लेकर बेटे ने अपने पिता पर बैसाखी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिता ने जमीन का कुछ हिस्सा बेटी के नाम किया था, जिसको लेकर बेटे में नाराजगी थी। इससे पहले उसने पत्नी और साले के साथ मिलकर घर में घुसकर तोड़फोड़ की और मारपीट भी की थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आके फिर अपनी मतारी को पूरा मारा, मारा मतलब पूरा बुरी तरह मार दिया, पीटा। वो कलेवर क्या कर सकती है। उसके बाद थाना बुलाई, थाना गया तो उसको जान बचा। उसके बाद हमको पता चला तो हम आरा से चल दिए। कल सुबह आए तो डेरा पर गए तो हमको मारपीट किया, मारा। उसके बाद हम थाना के आए, थाना से फोर्स गया। थाना के सामने धारदार हथियार से बैसाखी में बना हुआ था, धारदार हथियार उसे मार दिया कि मेरा सर फट गया। और जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अतिक्रमण हटाने गई रेलवे टीम का विरोध किया गया है। आक्रोशित लोगों ने हाथापाई और पथराव कर दिया। घटना में एक कर्मचारी घायल हो गया। विरोध के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान रोको
इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। रेलवे विभाग में लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। दोनों पक्षों से कागजात मांगे गए हैं। रेलवे विभाग ने 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। बाग बेड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। जमशेदपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां अतिक्रमण हटाने गई रेलवे टीम पर हमला कर दिया गया, विरोध किया गया। आक्रोशित लोगों ने हाथापाई और पथराव किया है। घटना में एक कर्मचारी घायल हो गया है। विरोध के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान रोको इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। रेलवे विभाग में लोगों को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। दोनों पक्षों से कागजात मांगे गए। रेलवे विभाग में 22 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। बागबेड़ा थाना क्षेत्र की घटना। मजिस्ट्रेट एडीएम साहब के ऑर्डर के साथ में एडीएम साहब, मजिस्ट्रेट और मेरा स्टाफ, आरपीएफ और लोकल पुलिस सभी की इन प्रेजेंट में इलेक्शन ड्राइव लेने आए थे। उसके बाद ये लोगों ने डंडा पहना, हाथ पैसे चलाने लगे। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ तो वो लोग अपना जो है भंग कर दिए, बातचीत का रास्ता बंद कर दिए। तो हम अपना आदेश आगे को बढ़ा दिए हैं, जो ऊपर से आदेश होगा वो करना। आज ये लोग तोड़ने आए, जिसका हम लोग विरोध कर रहे। रहती जमीन आपका क्या अधिकार है? अधिकार सीओ साहब का क्षेत्र का है। सीओ साहब नोटिस देंगे। आप कौन है नोटिस देने वाला? क्या वार्ता हुआ? अभी वार्ता चल रहा है, नहीं अभी कोई डिसीजन नहीं है। हम लोग का मांग है कि रहती जमीन आपका अधिकार क्षेत्र का बाहर है। एक यादव परिवार की लड़की को उपेंद्र जी ने छेड़ने का कोशिश किया, उसके हाथ को पकड़ा। जब इसका विरोध यहाँ के लोगों ने किया तो भागते फिर जो बोल रहे कि यहाँ के लोगों को झूठा के फंसा देंगे। जबकि मजिस्ट्रेट जिससे हमारी बात हो रही थी, अमित कुमार से बात हो रही थी, सभी से बात हो रही थी। इसी पर में जब उपेंद्र शर्मा के ऊपर जनता आक्रोश किए, इसलिए क्या कि एक लड़की को छेड़ रहे थे। गाली जो सरकारी कर्मचारी है और यहाँ की जनता को गाली गलौज कर रहे थे। अब बोकारो से बड़ी खबर है, जहां करीब 3 साल से लापता युवक का नर कंकाल बरामद हुआ है। मृतक की पहचान खालिक बाबू अंसारी के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक लापता युवक बरमसिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था। साल 2022 की रात वो संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गया, जिसके बाद उसकी पत्नी ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया, जिसमें मारपीट के बाद लापता होने की बात भी कही गई। लेकिन इसके बाद भी सालों तक पुलिस के हाथ खाली रहे। लेकिन मामला जैसे ही हाईकोर्ट पहुंचा, पुलिस तुरंत हरकत में आई, जिसके बाद 2025 में केस को दोबारा खोला गया और जांच तेज कर दी गई। जांच के दौरान कब्रिस्तान के खालिक अंसारी का नरकंकाल बरामद किया गया। मामला तो वही मारपीट का ही, मैंने मर्डर करके फेंक दिया, वही चीज होगा। अब तो हम लोग तो मालूम नहीं था, अभी तो पता चल रहा है कि क्या हुआ था क्या नहीं। 2022 का मैटर है। राजधानी में लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए डीजीपी ने रांची में सीसीटीवी की संख्या में इजाफा करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद इसको लेकर बनी कमेटी ने इसकी तैयारियां तेज कर दी। जिसके बाद शहर के विस्तारीकरण के कारण शैडो में जा रहे एरिया पर भी तीसरी आंख से नजर रखी रहेगी। मामले को लेकर एडीजी ने बताया कि सभी एरिया को सीसीटीवी सर्विलांस के दायरे में लाने का काम किया जा रहा है। तो जो भी इस तरह के असेसमेंट सेंटर्स हैं उनको हम लोग डिटर्मिन करके एक ओवरऑल रांची शहर का जो सीसीटीवी का कवरेज का रिक्वायरमेंट है उसकी असेसमेंट करके विल सबमिट अ रिपोर्ट वेरी सून, और उसके बाद उसमें नियमानुसार जो है वो आगे कार्रवाई। राजधानी रांची में अपराध की घटनाओं को अंजाम देने के बाद अपराधियों का फरार होना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। इसे लेकर राज्य की डीजीपी ने एक विशेष कमेटी बनाई है, जो राजधानी रांची में वैसे एरियाज और हॉटस्पॉट को चिन्हित कर रही है जहां पर अपराध की संभावनाएं प्रबल होती हैं। खासतौर से शहर के एक्सटेंशन वाले इलाकों और शैडो एरिया को इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, जो नए फ्लाईओवर 3 फ्लाईओवर नए बने हैं, उसे भी सीसीटीवी कैमरे से पूरी तरह से इंस्टॉल किया जाएगा। खासतौर से बात करें तो राजधानी रांची में हाल के दिनों में अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ था, जिसे देखते हुए डीजीपी के दिशा निर्देश पर ये कमेटी बनी है और कमेटी ने अपने कार्यों को अब तेज कर दिया है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई।
जेएमएम ने टीएमसी के समर्थन में दावा किया है कि बीजेपी चुनाव में बुरी तरह हार रही और दोपहर बाद उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आएंगे। इस पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि सीमावर्ती जिलों में जेएमएम की कोई पकड़ नहीं है, इसलिए वे खुद चुनाव नहीं लड़ते। बीजेपी ने टीएमसी को डूबती हुई नाव बताते हुए कहा कि विपक्ष भ्रम फैलाने में जुटा है। चुनाव परिणाम जिस दिन आने हैं, वोटों की गिनती होनी है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 2 बजे के बाद कोई भाजपा प्रवक्ता नहीं मिलेगा आपको। प्रचंड हार की ओर भाजपा बढ़ रही है। तमाम इनके जितने बड़े नेता और जिस तरह की कारगुजारियां की गई, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं होगी, इनके द्वारा जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता था उनकी हार होगी, अहंकार की हार होगी। देखिए, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की थोड़ी भी बंगाल में जमीन होती तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में खुद लड़ते। ये तो गुरुजी के सपनों को कुचलने वाले लोग हैं। गुरुजी ने जिस वृहद झारखंड की बात की थी उसमें पश्चिम बंगाल से सटे हुए अनेक जिले शामिल थे साहब, और उन जिलों को इन्होंने छोड़ दिया, तृणमूल कांग्रेस को दे दिया। वैसे तृणमूल कांग्रेस तो ऐसी भी डूबती हुई नाव है मुख्यमंत्री जी। इस डूबती हुई नाव की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सवारी क्यों कर रहे हैं ये समझ से परे है। नाव और नाव पे सवार दोनों डूबने वाले हैं। रांची में गर्मी और हीटवेव को लेकर सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की ओर से जारी निर्देश में सभी अस्पतालों को 72 घंटे के अंदर आदेश का अनुपालन करना अनिवार्य है, जिसमें अग्नि सुरक्षा, ताप प्रबंधन, विद्युत सुरक्षा का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया। अस्पताल के हर तल्ले पर पर्याप्त अग्निशमन व्यवस्था, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम को 24 घंटे सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया है। अस्पताल के सभी आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी, ओपीडी में कूलिंग सिस्टम सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 72 घंटे में निर्देश का पालन नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। और मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के इस निर्देश के बाद सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जेएमएम ने जहां आम लोगों के हित और सुरक्षा को लेकर इस निर्देश का स्वागत किया, वहीं विपक्षी बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार की नींद हमेशा ऐसे मामलों में देर से जागती है। देखिए, यह सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में सोई रहती है। जब प्रचंड गर्मी आ रही है और इस तरह के हीट स्ट्रोक और आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, तब सरकार गाइडलाइन जारी करती है। ये तो वही सरकार है ना जो फरवरी मार्च के महीने में कंबल बांटती है। ये सरकार को मार्च और फरवरी के महीने में ही इन गाइडलाइंस को इशू करना चाहिए था, ताकि इनका सब जगह पालन हो पाता। लेकिन जब ये परेशानियां सर पे आ जाती है, तब ये सरकार ये गाइडलाइन बनाती है। ये बेहद ही अफसोसजनक है। दीर्घकालीन सोच की कमी दिखती है सरकार में। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश, जन उपयोगी निर्देश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, और जो परेशानियां हम फेस कर सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, हीट वेव का पूर्वानुमान है। कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर कोताही नहीं बरतेंगे। 72 घंटे के अंदर कॉम्प्लायंस करना है, सभी व्यवस्था के साथ आपको सूचित करना है कि हाँ, मैं तैयार हूं। झारखंड पंचायत राज विभाग की ओर से रांची के बीएनआर में राज्य स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पेशा कानून यानी पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से झारखंड कांग्रेस के प्रभारी समेत कई स्टेक होल्डर शामिल हुए। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि पेशा कानून को लेकर सरकार ने अपना पॉलिटिकल विल दिखाया। उन्होंने झारखंड पेशा नियमावली को देश में मॉडल बताते हुए कहा कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य पेशा कानून को बेहतर तरीके से लागू करना है। आदिवासी जनजाति के लोग, उनके स्वशासन की बात हो, उनके राइट्स और अथॉरिटीज की बात हो, उसके लिए लगातार विभाग काम कर रहा है। आज का जो ये राउंड टेबल था, इसमें विभाग के लोग और अन्य विभाग जो इस नियम को लागू करने में जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके प्रतिनिधि और सीएसओ फोरम के कई सारे प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, जो हमें अब तक जो हुआ है काम उस क्षेत्र में क्या फीडबैक है उनका, और हम लोग और बेहतर किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे जल्द से जल्द लागू किया जाता है, इन सब बातों को लेके एक बहुत लंबी गंभीर चर्चा हुई है। कई सारे सुझाव आए हैं।
रांची से बड़ी खबर मिल रही है। वित्त मंत्री की तबीयत बिगड़ गई है। राधा कृष्ण किशोर की तबीयत बिगड़ी है, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। लू लगने की शिकायत मिली, सेंटा विटा अस्पताल में भर्ती है मंत्री। और गौरव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गौरव, अब फिलहाल तबीयत कैसी है वित्त मंत्री की? बिल्कुल, अभी उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। आज दोपहर उन्हें सेंटा विटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, गर्मी बढ़ने के बाद बताया गया कि लू लगने की शिकायत उन्हें मिली है, जिसके बाद उन्हें सेंटा विटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भी उनसे मुलाकात करने के लिए दोपहर के वक्त गए थे। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर है। अब देखना होगा कि इलाज के बाद किस तरीके से उन्हें कब तक डिस्चार्ज किया जाता है। गौरव, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस